सहारा प्रणाम। सहारा समय की बड़ी बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बंगाल का ट्रायंगल, जी हां, बंगाल की चुनावी बिसात पर मोहरे सज गए हैं, चालें भी शुरू हो गई हैं। ममता ने बीजेपी की चुनौती को स्वीकार भी कर लिया है और नंदीग्राम से नामांकन दाखिल कर यह जता दिया कि वो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। त्रिकोणीय संघर्ष की धुरी हैं ममता बनर्जी, जिनकी मुखालफत में बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी ताल ठोक रहे हैं। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी के हर कदम का हम कदम बने फुरफुरा शरीफ 2021 में अपनी सियासी ख्वाहिशों के चलते इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से चुनावी मैदान में है। पहले ओवैसी से हाथ मिलाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आजमाइश में जुटी आईएसएफ ने अब लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। 70 से 100 सीटों पर प्रभाव रखने वाले मुस्लिम मतदाता को कौन सा गठबंधन रिझाएगा और मुस्लिम फैक्टर किसके साथ जाएगा, यह बड़ा सवाल होगा, क्योंकि नंदीग्राम के नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर जो मैसेज छोड़ा है, उससे कुछ न कुछ समीकरण तो जरूर बदलेंगे। दरअसल ममता ने मंगलवार को यह ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम उनके वजूद से भी बड़ा है, इसलिए वो नंदीग्राम की विरासत किसी और को नहीं सौंप सकती। अब बंगाल की चुनावी फील्ड सज चुकी है। बेटा बनाम बुआ के तिलिस्म के बीच फंसा तीसरा कोण, यानी लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ क्या गुल खिलाएंगे या सिर्फ वोट ही काटेंगे, इसका पर्दा 2 मई को उठ जाएगा। बंगाल के ट्रायंगल में असल जंग की ओर बढ़ रहे हैं बीजेपी और टीएमसी। बीजेपी के पास बंगाल की जमीनी पकड़ अगर कुछ बनी है तो उसकी 2 वजहें हैं। पहली ममता की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा टीएमसी के बागी। 2016 में ममता के 211 के सामने 3 सीट वाली बीजेपी अगर 2021 में हुंकार भर रही है तो सवाल है कि ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उछाल भरी और 18 संसदीय सीट और 40% वोट बैंक के सहारे नया आगाज किया। बीजेपी और सरकार की नीतियों के धुर विरोधी ममता मात देने का विधानसभा चुनाव से बढ़िया मौका दूसरा नहीं है और लिहाजा बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल पर सारा फोकस सेट कर दिया है। 8 चरणों में वहां चुनाव है और बंगाल के चुनाव में यूं तो कई बाजीगर हैं, लेकिन ममता को हैट्रिक से रोकने के लिए एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट कई तरह के दांव आजमा रहे हैं। अपने आंदोलन की धुरी बनी, जिस नंदीग्राम से ममता ने वामपंथ की सत्ता को बंगाल से उखाड़ फेंका, उसी नंदीग्राम में ममता को बीजेपी ने घेरने का मन बना लिया है। और घेराबंदी भी कौन कर रहा है? ममता के राइट हैंड शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने ममता को 50,000 मतों से हराने का बीड़ा उठाया है और ममता की हार का मतलब बंगाल में बीजेपी का उत्थान। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की हसरत पूरी कर पाएंगे ममता के बागी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता को हराने का हसरत जो है वो पूरा कर पाएंगे उन्हीं के जो बागी हैं। बंगाल का ट्रायंगल, आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहतरीन पैनल मौजूद है। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ 2 खास हमारे साथ मेहमान हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद सिंह जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं। टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बात बंगाल की हो रही है और बंगाल की बात हो रही है तो टीएमसी के सेंटर में तो टीएमसी ही है, ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी को हराने के लिए एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ इस बार एक साथ चुनाव मैदान में है। तो जाहिर सी बात है, चलिए चर्चा की शुरुआत बादल देवनाथ जी से ही करते हैं। दादा, ममता बनर्जी अचानक चुनाव की घोषणा के बाद और जब आज नंदीग्राम में नॉमिनेशन करने गई, उसके कुछ समय पहले से मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे वो जा रही हैं, मत्था टेक रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं और वो जय श्री राम का नारा जब गूंजा था और उसमें जो वो
नाराज हुई थी, उसके बाद से उनका कुछ बॉडी लैंग्वेज बदला है, रणनीति भी बदली है। तो क्या इससे उन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा जो आपके वोट बैंक हैं, जिनकी वोट की बदौलत 10 साल से ममता बनर्जी और आपकी पार्टी वहां पर सत्ता में रही है? देखिए, भाजपा के पूरा सेंट्रल लीडर मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब जानते हैं ममता बनर्जी कितना अच्छा काम किया, पूरे बंगाल के लिए 10 करोड़ लोगों के लिए कितना अच्छा काम किया। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट हर विषय को कम से कम 20 परियोजना के ऊपर सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ा बात है महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा, नारी सुरक्षा के बारे में 20 फरवरी को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, पार्लियामेंट में, राष्ट्रीय संसद में बोलने सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी सब पूरे देश के अंदर सबसे आगे है महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा के बारे में। और देखिए, जो लोग काम नहीं किया, जो लोग मेक इन इंडिया का वादा किया था, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा जमुना सरस्वती संस्कार, 15 लाख का 15 पैसा, हर साल 2 करोड़ का नकली किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, 200 के ऊपर लोग मर गए। वो सब लोग पूरे राष्ट्र शक्ति एक ममता बनर्जी के खिलाफ पूरे बंगाल में घुसा दिया, पूरे राष्ट्र शक्ति। वो मोदी जी खुद जानते, तमिलनाडु में जीत नहीं सकते, केरल में जीत नहीं सकते, आसाम में इस बार हारेगा, भाजपा हारेगा, और पुडुचेरी में भी हारेगा, वो जानते। लेकिन जो लोग जो 1 साल पहले कुछ कहते थे 21 राज्यों में हम सब 21 राज्यों में, अब तो नहीं है 21 राज्यों में। अब बंगाल को चाहिए, और पूरे विश्व में बंगालियों को बदनाम करने का जो साजिश भाजपा ने खिला है, इस साजिश का जवाब 2 मई को जरूर मिलेगा। और मैं दावे के साथ, खुशी के साथ मैं आपको सबको कह रहा हूँ, रसगुल्ला दिल्ली में जाके मैं सबको खिलाऊंगा। और प्रधानमंत्री का दफ्तर में 2 मई को रसगुल्ला लेके जाऊंगा, और फिर अमित शाह, जेपी नड्डा घर में भी बंगाल के सबसे बढ़िया रसगुल्ला लेके जाऊंगा। ठीक है, ये दावा आपका करना बनता भी है। 10 साल से आप हैं और आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब ममता बनर्जी अपनी रणनीति बदल रही हैं, तो ममता बनर्जी की रणनीति बदलने के पीछे की वजह क्या बीजेपी है? बीजेपी ने जो विषाद बिछाया उस पर ममता बनर्जी फंस गई हैं और वो मंदिर जा रही हैं। ये भी हम आपसे पूछेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन जरा कांग्रेस से बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी। चंद्रमोहन जी, बंगाल को लेकर बहुत चर्चा होती रही है, इस स्टूडियो में भी बहुत चर्चा होती रही है। आज ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, आप लोग एक तीसरी शक्ति के तौर पर आ रहे हैं। वो जो कभी 77 तक आप सत्ता में थे, उसके बाद लेफ्ट की सत्ता रही, अब आप दोनों लोग एक हो गए हैं। चुनौती भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बन गई है बंगाल में? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी आनंद भाई, और ना ही आज की डेट में आप ममता बनर्जी को कह सकते हैं कि बड़ी बनी है, क्योंकि दोनों ही डबल इंजन की सरकारों ने बंगाल के लिए कुछ नहीं करा है। देखिए, आज बड़ी विडंबना होगी आज देश के सामने कि एक जय श्री राम की बात करता है, दूसरा उस जय श्री राम का विरोध करता है, और फिर वो चंडी पाठ करने लग जाता है। लेकिन बंगाल की जनता की भुखमरी, बेरोजगारी, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी इंडस्ट्री को जो खराब कर दिया, उस पर दोनों व्यक्ति बात नहीं करते, क्योंकि दावा दोनों करते हैं। दावा तो सेंटर की सरकार के अंदर शीर्ष नेतृत्व भी कर देते हैं कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपका स्मॉल स्केल बिजनेस बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के पाठ वहीं। उसी तरह से दावा हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता है वो भी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे और जीत जाके कर देंगे। लेकिन जीतोगे तो तब जब आपने 10 साल में कुछ ऐसा कार्य करा हो जिससे बंगाल की जनता को कुछ मिले। प्रश्न ये आता है कि कोई किस तरह मूव क्यों करेगा? तो बंगाल आनंद जी त्रस्त है, त्रस्त होने के कारण उसके पास एक विकल्प है, वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार बंगाल में रही, उसके बाद जो दूसरी सरकार रही, उसके समन्वय से अगर आज आप दोनों सरकार की डबल इंजन को चेक करें तो डबल इंजन के अंदर कार्य ना होकर सिर्फ बातों का बतूना रखा गया, जिसके कारण बंगाल को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह काम करना पड़ा। यही कारण रहा कि वहां की इंडस्ट्री डिस्टर्ब रही। यही कारण कि अगर आज आप कहते हैं, अगर एक प्रवक्ता ये कहता है कि मेरा बंगाल फेवर और दूसरा बड़ी पार्टी का अलायंस से कहता है वो बंगाल ठीक नहीं है, तो प्रश्न चिन्ह दोनों पे उठ जाता है। इसलिए उठ जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टी पावर में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है और उसके बाद बंगाल त्रस्त है। तो इसका जवाब बंगाल की जनता इलेक्शन में बहुत बखूबी देने जा रही है और तीसरे विकल्प को चुन के लेने वाली है। तीसरे विकल्प के तौर पर ये इस पूरी लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाया जा रहा है। ये जो ट्रायंगुलर लड़ाई हो रही है, बंगाल का जो ट्रायंगल बन रहा है अरविंद जी, वो आपके लिए फायदेमंद है? आप यही चाहते थे कि ट्रायंगल बने तभी आप वहां पर एंट्री करेंगे और आपको कुछ फायदा हो सकता है?
देखिए आनंद जी, लड़ाई चाहे दो पार्टियों की हो या ट्रायंगल बने, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियसली लेती है, गंभीरता से लड़ती है, उसको महत्वपूर्ण मानती है। हमारे लिए जनता हमारे सामने है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं और जनता की जो प्रतिक्रिया मिल रही है, जो रिएक्शन मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, उससे क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद बंगाल के जनता को मिलने जा रहा है और 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन ये सवाल इसलिए अरविंद जी कि आप लोगों के सामने ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस लेफ्ट को आप उतना टारगेट नहीं कर रहे हैं इस बार। देखिए हमारे मित्र अभी चंद्रमोहन जी बोल रहे थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वो अपनी बातों को रख रहे थे बढ़िया तरीके से, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से ये पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी अपने दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है और 23 सीनियर लीडर्स उसके खिलाफ लगे हुए हैं, जो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही, और बंगाल में क्या चुनाव लड़ेगी और क्या सरकार बनाने की बात करेगी। बंगाल में कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, और जो थर्ड फ्रंट बना है उसमें भी बहुत जूनियर पार्टी है, तो कांग्रेस का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने शो में बुलाया है और उनसे रिएक्शन मांगा है, तो उनका धर्म जो बनता है, जितना कांग्रेस की वकालत कर सकते हैं, वो बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। देखिए एक प्रश्न अरविंद भाई ने खोल दिया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में एक शीर्ष नेतृत्व भी देश की जनता ने चुना था, जो ये सोच के चुना था कि 70 साल की सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाथ क्या आया अरविंद भाई? आज उनके हाथ में आया क्या? बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का बिगड़ा हाल, सड़कों पे किसान, महिला सुरक्षा की कोई दरोकार नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन पड़ी है। तो ठीक, अध्यक्ष तो राहुल जी हैं, अध्यक्ष जो हम चुन लेंगे, लेकिन देश ने जो प्राइम मिनिस्टर चुना था वो सिर्फ बातों का चुना, कार्य का नहीं चुना, उसका जवाब दे दीजिए। चलिए जरा हम लोग चलेंगे, अभी बंगाल की बात हो रही है, इस पर तो आगे भी चर्चा होगी, और चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो चर्चा होती रहेगी। ठीक है, आपने जो कहा उसका जवाब भी चंद्र मोहन जी ने दिया, लेकिन भोगेंद्र जी, पूरी बात आप टीएमसी की आपने सुनी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी। सवाल यह है कि ममता बनर्जी की रणनीति में बदलाव और भारतीय जनता पार्टी का थर्ड फ्रंट को सॉफ्ट रखना कि वो लड़ाई में रहे, और इधर कांग्रेस की एक रणनीति दिखाई दे रही है कि राहुल जी अभी उधर नहीं गए, वो दिखाई दे रही है कांग्रेस की रणनीति कि वहां से थोड़ा हम लड़ाई जरूर लड़ें, लेकिन ऐसा न हो कि ममता डिस्टर्ब हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा न मिल जाए। देखें, बीजेपी का दमदार प्रहार एक स्थिति है, दूसरी स्थिति है ममता दीदी पहुंची शिव के द्वार, और तीसरी स्थिति है कांग्रेस लेफ्ट सेंध लगाने में असरदार। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब नंदीग्राम की ही बात हम ले लें। नंदीग्राम से आज ममता दीदी ने अपना नॉमिनेशन किया है, नामांकन पत्र भरा है। वहाँ पे 2011 में 43,000 वोट के मार्जिन से टीएमसी की जीत हुई थी, जबकि 2016 में शुभेंदु अधिकारी थे टीएमसी के उम्मीदवार, उन्होंने 81,000 वोट से जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को भी 10,700 कुछ वोट मिले थे। 13 वोट मिले थे। अब देख लें कि 81,000 का अंतर था, 10,000 11,000 करीब वोट बीजेपी के पास। इसका मतलब यह है कि 2011 और 16 को अगर हम देखें तो हिंदू वोट, तो सांप्रदायिक चुनाव हो, ध्रुवीकरण तो हो ही चुका है, तो हिंदू वोट का असर ज्यादा है। शुभेंदु अधिकारी चूंकि हिंदू उम्मीदवार थे तो उनको ज्यादा वोट मिले, ज्यादा अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। अब टीएमसी के साथ दिक्कत क्या है? घुसपैठिए से दुलार, तुष्टीकरण का आधार, केंद्र से बेवजह यलगार, तो ये पहुंचा सकता है टीएमसी को हार के द्वार। पूरी स्थिति जो बन रही है वो उधर ही जा रही है। अब देखिए होता क्या था पहले कि बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग या पूरे बंगाल के ही लोग, जब गुलामी का समय था तो लोग काफ़ी परेशान रहते थे, दुख का जीवन तो आ ही गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, दुखेर बेसे ऐसे छे बोले तुम्हारे नहीं डरी बोहे, जेथाय बेथा उथाय तुम्ही निबिड़ करीबो धरीबो। मैंने दुख को ही पकड़ लिया था, ईश्वर मान लिया था। अब वो स्थिति नहीं है, अब लोग सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वोट पड़ेगा भविष्य को देखकर।
वोट पड़ेगा भविष्य को देखकर। अपनी छोटी सी रिएक्शन में बहुत सारी बातें कर दी और बादल देवनाथ जी जरूर इस पर रिएक्ट करेंगे, जवाब देंगे। आपके पास आए, लेकिन एक सवाल ये भी कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम आई, एक सवाल यह भी हो रहा है कि ममता बनर्जी क्या डर गई थी भवानीपुर से इसलिए नंदीग्राम आई? क्योंकि नंदीग्राम का जो आंकड़ा है वो 2016 में उनको 47.67% वोट मिला था, जबकि 2011 में जब उपचुनाव वो लड़ी थी तो 77.46% वोट मिला था। वोट में इतनी डिफरेंस आना, इतनी कमी आना, इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी और नंदीग्राम आई क्योंकि वहां से आंदोलन उन्होंने शुरू किया था बंगाल के लिए। ये भी एक बात चर्चा में आ रही है। बादल देवनाथ जी। आनंद जी, उनका नाम है ममता बनर्जी और देश के पुराना जो राजनीतिविद है, जितना राजनीतिविद है सब जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सब जानते हैं उनका नाम ममता बनर्जी है और पूरे विश्व में सब उनको ममता दीदी कहते हैं। और नंदीग्राम का मतलब, नंदी का नाम जानते हैं, भगवान शिव का जो वाहन है, उनका जो सहायक है वो नंदी है। नंदी से नंदीग्राम, और नंदीग्राम इलाका में इतिहास है, उसी इतिहास से ममता बनर्जी सीएम बन गए। और भवानीपुर इलाका में हार नहीं सकते, वहां पर उनका भी वरिष्ठ डायना जो सुबंधा है उनको वहां पर दिया है। ऐसा कोई बात नहीं, दोनों जगह में लड़ना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह खुद कहा कि एक जगह से लड़ना होगा, या नंदीग्राम और नहीं तो भवानीपुर। तो ममता बनर्जी एक चूज करे, चैलेंज तो अमित शाह ने दिया, जेपी नड्डा ने दिया, शुभेंदु अधिकारी ने दिया और भूपेंद्र जी तो कह दिया जो 81,000 वोट में 2016 में लीड था। तो आंसर तो आपको मिल गया। और दूसरा जो पहला जो आपका सवाल था, मंदिर मस्जिद, ममता बनर्जी का घर में काली मूर्ति है और वहां हर दिन उन्होंने काली पूजा करते हैं। आज में 40-50 खर्च कर रहे हैं और मेरा घर में भी शिव मंदिर है और शिव पूजा है। और ममता बनर्जी को देखिए, जितना दुर्गा पूजा, काली पूजा बंगाल में होता है, लाखों पूजा होता है, घर घर में लक्ष्मी पूजा, घर में सरस्वती पूजा होता है। तो हर जगह से हर साल 25,000 30,000 करके इन्वाइटेशन आता है ममता बनर्जी घर में। और ममता बनर्जी पूजा के 10 दिन पहले से हर जगह में, हर मंदिर में उद्घाटन में जाता है। ये तो ममता बनर्जी, आप लोग वही दुर्गा पूजा का कार्निवल दिखाते हैं और आप ही लोग कहते हैं, मतलब भाजपा लोग कहते हैं हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। और हाईकोर्ट का बात सुप्रीम कोर्ट को कौन नहीं कर सकता है। और लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार क्यों दुर्गा पूजा को प्रतिबंध लगा दिया, बंद करके रखा है? बिहार में दुर्गा पूजा क्यों होता है? चैनल पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं होता है? झूठ बोलना बंद करिए। 8 साल नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोलना बंद करिए। दुर्गा पूजा पर बैन वेस्ट बंगाल में रहा है। दुर्गा पूजा के लिए वेस्ट बंगाल में कोर्ट जाना पड़ता था। सरस्वती के जुलूस निकालने के लिए वेस्ट बंगाल में कोर्ट जाना पड़ता था। और ममता दीदी आज इतनी डरी हुई है कि घर घर जाके हर मंच से ऐलान कर रही है कि मैं दुर्गा पूजा करती हूँ। और आप भी यहाँ बैठ के ममता जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो दुर्गा पूजा करती है। ये दिखाता है कि आप लोग डरे हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। आपको मंच से द्वारे हर जगह जाके लोगों को बताना पड़ रहा है कि हम दुर्गा पूजा करते हैं। ममता बनर्जी हराने का मतलब आप जानते हैं? ममता बनर्जी हार जाएगा तो ममता बनर्जी वहां पर। ठीक है, एक सवाल देवनाथ जी, दादा एक सवाल यह भी है कि 2019 के आखिर में एक चुनाव हुआ था झारखंड में, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास से, और रघुवर दास के ही सरकार के मंत्री रहे सरयू राय ने उन्हें चैलेंज किया उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और रघुवर वहां का नतीजा क्या हुआ पता है। इस बार भी नंदीग्राम से मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और चैलेंज उनको कर रहे हैं। उन्हीं के कल तक सरकार में परिवहन मंत्री रहे और सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी। दोनों को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। नतीजा क्या झारखंड दोहरा पाएगा, यह भी एक सवाल है, लोग पूछ रहे हैं। कौन, मैं बोलूंगा? हाँ, आप बोलिए पहले। देखिए आनंद जी, परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी जो पहले था वो ममता बनर्जी का करीबी नहीं था। 2019 में आश्रय सीट जब मिल गया, जब मुकुल राय और कैलाश विजयवर्गीय वो कह रहे थे मेरे पास 40-50 लोग संपर्क में आए, तब भी मैं एक दो बार मैं सोचा क्यों बोल रहा है मुकुल राय कैलाश विजयवर्गीय 40-50 मेरे हमारे साथ है। जब बाद में पता चला कौन गद्दारी किया, मैं नेशनल चैनल पर नहीं बोलूंगा, आप
समझ लीजिए, गद्दारी कोई क्या 40-50 को वो क्यों चाहते थे ममता बनर्जी को हटा के, तो खुद के अंदर हमको तो पता चल गया था। अभी वही उसका लोभी, उसका उनकी का लोभी, उन दो तीन का लोभी जहाँ है चुरा में, वही लोग भाजपा में जा रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी लड़ाई टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ना चाह रही है या लड़ रही है? आप लोग मुख्य विपक्षी दल 3 सीट पिछली बार लिए थे 5 साल पहले, और इस बार आप मुख्य विपक्षी के तौर पर टीएमसी के सामने हैं। अरविंद जी, 200 मिशन 200 जो है वो अब लग रहा है कि आप लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है? नहीं, देखिए मुश्किल भरा नहीं है। हम हर चुनाव को बहुत परिश्रम और गंभीरता से लड़ते हैं, और इस बार बंगाल का संदेश साफ है कि लोकसभा में टीएमसी हार और इस विधानसभा में टीएमसी हो जाएगी साफ। और आनंद जी आपको बताऊं, जरा इनको कहिए बीच में ना बोले, बीच में काटे ना। इन लोगों का तरीका यह है, दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यह है घबराए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये पहले से स्वीकार कर रहे हैं कि ये सुन नहीं सकते हैं, ये हारे हुए हैं। आप अपनी बात बोल लीजिए। हाँ, आप अपनी बात बोलिए। थोड़ा शांति बरते तभी तो। अरविंद जी आप अपनी बात, हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास। ममता बनर्जी जी का उनका परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ के जाना और नंदीग्राम से लड़ने की कोशिश करना, ये सिद्ध करता है कि ममता दीदी ने पहले ही हार स्वीकार कर लिया है। ममता दीदी बेहद घबराई हुई है। ये पहले ही, युद्ध के पहले ही उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है, और सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बीजेपी को और केंद्रीय नेताओं को गाली देना ये दिखाता है कि बीजेपी के वार से बुरी तरह से बौखलाई हुई है ममता दीदी। और आप देखिए, जो पार्टी डूब रही होती है, उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी के कार्यकर्ता, उसी पार्टी के विधायक, उसी पार्टी के सांसद उस पार्टी को छोड़कर बाहर जाते हैं। तो ये सारे संकेत दिखा रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी की स्थिति खराब है। बंगाल की जनता टीएमसी के हिंसा से, टीएमसी के भ्रष्टाचार से, टीएमसी के बमबाजी से, टीएमसी के कोल के तस्करी से त्रस्त है, और टीएमसी की विदाई होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। ठीक है, दावे और प्रतिदावों का दौर चल रहा है। लेकिन चंद्रमोहन जी, थोड़ा अब आपको हम ला रहे हैं इसमें। इन लोगों की आपस में चर्चा चल रही है, बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच है फुरफुरा शरीफ, वहां के पीरजादा इस बार 2 भाग में बट गए। एक आपके साथ हैं, एक ममता जी के साथ हैं, और वो वोट जो है वही वोट बीजेपी को कमजोर बना सकती है। लेकिन इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ओवैसी भी मैदान में। देखिए आनंद जी, जो चीज ध्रुवीकरण की भाजपा कर रही है, जिस ध्रुवीकरण को भाजपा लेके जा रही है, ये इलेक्शन उस ध्रुवीकरण का मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि ध्रुवीकरण सिर्फ कम्युनिटी और जात पे नहीं हो रहा, आज ध्रुवीकरण इस बात से हो रहा है कि भ्रष्टाचार से बड़ी सरकार, मंत्री और विधायक उसमें लिप्त, और उसको लेने के लिए कौन तैयार? भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए आप, एक वो आपके मुकुल राय को ले लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती को ले लीजिए। लेकिन सवाल ये कि वो उधर क्यों जा रहे हैं, दे रहा हूं, वो आप लोगों की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आज बंगाल की जनता किस बात पर विषय देखना चाह रही है? जब बंगाल की जनता ने एक परिवर्तन लिया था, वो परिवर्तन लिया था, उस समय का एक नारा रहा था। अरविंद जी जरा चंद्रमोहन जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊं। बंगाल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है, बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्री है वो काम नहीं कर पाई। शायद इसी नारे को लेकर ममता बनर्जी आगे लेके आई थी, चला। लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद क्या ममता बनर्जी ने वहां के मजदूरों के लिए कोई कार्य करा? क्या वहां की इंडस्ट्री, वहां के अर्थव्यवस्था के लिए कोई कार्य करा? बेरोजगारी के लिए कार्य करा? नहीं। ठीक उसी तरह से भाजपा को सत्ता चाहिए। मैं छोटी सी बात किया था, देखिए लेफ्ट ने नहीं करा, इसीलिए। लेकिन हाँ, ये सवाल इसमें आपकी बात को लेफ्ट ने नहीं किया तो आप लेफ्ट के साथ खड़े हो गए। मैं अभी दे रहा हूं, मैं देता हूं बात, आपके बिल्कुल जवाब दूंगा, आधा मिनट। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन जो हमारी सेंटर की सरकार है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 56 इंच का और गृह मंत्री जैसा नेतृत्व साथ रखते हुए भी आज उसके पास यह मसौदा नहीं है कि वो बंगाल में इलेक्शन जाके अपने बेसिक मुद्दों पे लड़ पाए, क्योंकि बेसिक मुद्दों के ऊपर भाजपा भी फेल और टीएमसी भी फेल है। आपने पूछा कि अगर ये काम कम्युनिस्ट ने करा था तो आप कम्युनिस्ट के साथ क्यों गए? देखिए, कम्युनिस्ट के साथ जाना राजनीति के अलायंस है, क्योंकि आज बंगाल की जनता जिसको चुना वो भी नकार गई, और जो देश की जनता के ऊपर जिसको सरोकार दिया वो बंगाल के अंदर जो जा रही है, वो बंगाल के अंदर उन मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ रही जिस मुद्दों के ऊपर बंगाल अपनी सरकार चुनना चाहता है। वो लड़ रही है राम के ऊपर, और वो जवाब दे रही है किसके ऊपर? काली माता के ऊपर। तो अभी तो उसको पोलराइज करने के लिए
आईएसएफ को साथ लेकर आ ही रहे हैं। देखिए, हम किसी को पोलराइजेशन करने आपके के लिए साथ है, जबकि आप ही के पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने इस पर आपत्ति भी जताई है। हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, वो देश का सॉफ्ट कॉर्नर है। इस देश की बनावट और सलावट के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अधिकार है, क्योंकि वो सबसे पहले भारतीय है, उसके बाद कोई मजहब है। अगर किसी चीज को अगर आप गलत कहते थे कि एक मजहब को आप गलत बोलते थे, अगर दूसरा मजहब उसके विपरीत खड़ा कर दोगे तो देश की बनावट कहां जाएगी? इसी का प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी जी ने करा कि जब आरएसएस सब संस्थाओं पे बिठा दिया जाएगा, और जो बैठा जा रहा है, अगर सरकार बदल भी जाएगी तो भारत का सैद्धांतिक ढांचा, जो ढांचा अंग्रेजों से लड़कर बनाया गया था और वो बात वो भी कह रहे हैं, वो बात आप भी कह रहे हैं, उसकी बनावट खराब हो जाएगी। तो इस पे बंगाल की सरकार चुनी जानी है। उसी ढांचे की बात अरविंद जी भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा कि राजनीतिक वजह है जिसके वजह से आप लेफ्ट के साथ यहां पर बंगाल में खड़े हैं, राजनीतिक वजह है जिसकी वजह से आप केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या और या आईएसएफ के साथ हैं, तो क्या ये अवसरवादी राजनीति का एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, इसको अवसरवादी राजनीति नहीं कहा जा सकता। अगर अवसरवादी राजनीति वो होती है जब आपको उससे मिलने के बाद राजनीतिक फायदा फौरन मिल जाए, जैसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने करा, टीडीपी के साथ अलायंस करा, सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद वहां पर हजारों टेररिस्ट छोड़ दिए, उसका मौका लगा छोड़ दिया। ये हमने उससे अलायंस करा है जो धरातल पे है। हम धरातल से बेसिक मुद्दों की लड़ाई लड़के बंगाल की जनता के सामने एक ऐसी सरकार का नेतृत्व देना चाहते हैं जो बंगाल के अंदर बेरोजगारी दूर करेगा, सुरक्षा देगा, अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा। अब जरा भोगेंद्र जी पूरी बात लबोलुआब आप बताइए, ये क्या है? ये अवसरवादी राजनीति है, तीनों फ्रंट के अपने अपने जो हैं, या क्या है? आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम है, लेकिन वो सेकुलर है नहीं। हम याद करें 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। दूरदर्शन में मालिनी अवस्थी लोकगीत गाने जाती हैं, एक गीत गाना चाहती हैं, लोकगीत ही गाना है। एक लोकगीत है जिसमें यह है कि राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, ये उस थी। उन्हें रोक दिया गया कि आप ये मत गाइए, उन्हें वो प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। ये सांप्रदायिकता थी कि राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, ये भी आप नहीं गा सकती। 2005। अब इंडियन सेकुलर फ्रंट के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए, सांप्रदायिक होना गलत है, लेकिन बहुसांप्रदायिक होना, मल्टी कम्युनल होना और गलत है। आप मुस्लिम के पक्ष में भी, हिंदुओं के पक्ष में भी, सारे लोगों के पक्ष में समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप जाएंगे तो मल्टी कम्युनल हो जाएंगे, बहुसांप्रदायिक बंगाल का ये और ये बहुसांप्रदायिक होना वोट को काटता है। अगर 30% एकजुट होता है तो 70% में फूट होने की संभावना कम हो जाती है। टीएमसी का बहुसांप्रदायिक होना, मल्टी कम्युनल होना, ये उसके विपक्ष में जाता है। उसे अभी भी वक्त है कि इसको छोड़े और सही रास्ते पे आए, है ना। और भारत की जो जनता है वो तो देश से प्यार करती है, वो लहरों में बहने वाली नहीं है, बातों में बहने वाली नहीं है। इतने परिवर्तन किए हैं देश में सरकारों के कि आप क्या कहें। वो भारत की जनता कहती है, तुम एक मिनट, भारत की जनता की जो मूल भावना है उसको मैं व्यक्त करना चाहता हूं। तुम सा लहरों में बह लेता, मैं भी सत्ता को गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। तो भारत की जनता तो महलों में रहने के लिए वोट देती नहीं है, अच्छी सरकार हो इसके लिए वोट। और बंगाल तो इसका हमेशा उदाहरण रहा है, मौका भी दिया, जब नाराजगी हुई, उसको लगा कि उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, उनको हटा भी दिया। लेफ्ट की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, या अब देखना है 2021 में क्या होता है। ममता बनर्जी की हैट्रिक बनती है या फिर लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का गठबंधन, या भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सत्ता बनाने में कामयाब होती है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार का यह पश्चिम बंगाल के चुनाव का सेंटर कोलकाता नहीं, नंदीग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, अरविंद सिंह जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, बादल देवनाथ जी और भोगेंद्र पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।